सर बतौर आप साइकोलॉजी के एक स्टूडेंट हैं और एक उसके ट्रेनर हैं। आपसे सवाल ये है कि साइकोलॉजी के इल्म से कितने कितनी किस्में जुड़ी हुई हैं, मसलन उसकी कितनी सूरतें हैं जो मौजूद हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक जो साइकाटिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वो भी साइकोलॉजी का नाम लेते हैं। इसी तरीके से कुछ वो होती हैं जो खाली बातों से कुछ लोग इलाज करते हैं, खाली बातें करना और सेशन करना, वो भी अपने आप को साइकाटिस्ट कहते हैं। और तो इन सब के अंदर क्या फ़र्क है और इसकी कितनी सूरतें हैं जो इलाज के हवाले से, ख़ुसूसन ट्रीटमेंट के हवाले से। कोचिंग कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग ट्रेनिंग करते हैं, इन सब को ज़रा आप थोड़ा उसमें बयान कर दें। मोटा मोटा तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो एक फील्ड है जिसके थ्रू आप पहले तो MBBS करेंगे उसके बाद आप एक ऐसे दिमाग की स्पेशलाइजेशन करेंगे जिसमें आप मेडिसिनल वैल्यू ऑफ सर्टन केमिकल्स असेस करें और फिर देखें कि कौन से केमिकल्स कहाँ पे जाके लगते हैं दिमाग के, कौन से हिस्से का काम क्या है और वो क्या क्या चीज़ें प्रूवन हैं। और उसके बाद उसी जिस तरह दिल का एक ऑर्गन है, तो दिल में मसला हो तो दिल के जो शरियाने हैं उनको किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरह की केमिस्ट्री चाहिए होती है उसको, उसके लिए एक फार्मूला बनता है, दवा बनती है। इसी तरीके से MBBS के बाद जब इस तरह की आप फिजियोलॉजी ऑफ द ब्रेन को सर्जिकल स्ट्राइक करें दवा के साथ, उसको साइकियाट्रिक मेडिसिन कहते हैं। सही, इंतहाई जनरल तरीके से बता रहा हूँ जी। जो बाकायदा डॉक्टर ही होते हैं। साइकाइट्रिस्ट का मतलब है कि वो डॉक्टर है, उसको तमाम तर ये चीज़ें उसने पढ़ी हुई हैं और उसने इतनी प्रैक्टिस भी की हुई है, उसकी ट्रेनिंग हुई हुई है और उसके बाद वो इस तरह के मामला और दवा जो है ना वो देने के काबिल हुआ, लाइसेंस मिल गया उसको। जो साइकोलॉजी होती है वो बेसिकली डॉक्टर नहीं होते ये लोग पिछले काफ़ी 100 सालों से, चंद 100 सालों से, काफ़ी तो गलत लफ्ज़ है, चंद 100 सालों से डिफरेंट मामलात इंसानी बिहेवियर के साथ कर करके, एक्सपेरिमेंट्स कर करके जो असरात बिहेवियर के ऊपर आते हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स की स्टडी के थ्रू वो इस तरह की थेरेपी करवा सकते हैं। और उसकी वजूहात जानने के लिए इंसान की प्रोफाइल देखते हैं कि क्या पैटर्न है जिसके बाद इस बंदे के इस तरह के बिहेवियर मैनिफेस्ट होना शुरू हो गए। तो उन पैटर्न्स को कहाँ पे जाके हम एड्रेस कर सकते हैं। मोर लाइक जहन का जो मामला है, जहन का, दिमाग का नहीं, जहन का, सोच का जो मामला है, उसको किस तरीके से ट्यून करना है, ट्वीक करना है, वो साइकोलॉजी कहलाती है। सो इट्स एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी जिसका जितना एम्पेरिकल एविडेंस मौजूद है उसकी बिना पे जो चीज़ें तय करने के करीब आए हैं लोग कि हाँ ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट्स में ऐसे ही हुआ है। सही। तो वो उस तरह की थेरेपी करने को साइकोलॉजी कहती है। साइकोलॉजी। तो रही बात डॉक्टर क्यों नहीं कहते, बिकॉज जो डॉक्टरी है वो तिब का एक इल्म है और वो बाकायदा एक कॉज और उसके इफ़ेक्ट को जितना हद तक जान सकते हैं बाय डूइंग फिज़िकल एक्सपेरिमेंट्स। फिज़िक्स के मतलब फिज़िक्स तो नहीं, फिज़िकल एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी के एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उसका कौन सा केमिकल किस तरीके से मैनेज और बैलेंस करना है, उसको मेडिकल साइंस के थ्रू वो पढ़ के और बाकायदा तजुर्बात करने का लाइसेंस रखते हैं। सही। सो साइकोलॉजिस्ट के पास ऐसा लाइसेंस नहीं होता कि वो दवाई दे सके। इवन दो क्लिनिकल साइकोलॉजी में दवा प्रिस्क्राइब की जाती है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, क्लिनिशियंस होते हैं, वो क्लिनिक में दवा करते हैं, मगर वो तमाम दर दवाएं पहले साइकियाट्रिक एसोसिएशन अप्रूव करती है। सो बेसिकली इट्स अ सेकेंडरी कैटेगरी ऑफ साइकियाट्रिक मेडिसिन। तो चूँकि एक्सपेरिमेंट्स की बेस के ऊपर होते हैं और ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो
इंसानों पे नहीं किए गए, जिनके बाद ये सारे के सारे शवाहिद उन्होंने इकट्ठे करने की कोशिश की है। तो उसके बाद वो ओपिनियंस बनाते हैं और उन ओपिनियंस की बिना के ऊपर और ऐसे और एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और दुनिया में हर जगह पे हो रहे होते हैं और उसकी फिर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा जो टेस्ट सब्जेक्ट्स हैं, इसको इंसान हैं, उनके ऊपर करने के बाद तमाम तरह जर्नल्स पब्लिश होते हैं। उसके बाद एक बदल होता है, कोई तरदीद करता है तो कोई तस्दीक करता है। तो उसके बाद एक साइकोलॉजी की इस तरीके से तरक्की हो रही है। हर अपने अपने इलाके की अपनी अपनी एसोसिएशन है। जो APA है, जो अमेरिकन एसोसिएशन है फॉर साइकियाट्रिक स्टडीज़, वो अमेरिका और ज़्यादातर दुनिया को वही कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उनकी रीच ज़्यादा है तो ज़्यादातर वो लिटरेचर इकट्ठा कर लेते हैं। और चूँकि उनका सिक्का वैसे भी बैठा हुआ है बिकॉज ऑफ द साइंसेस दैट दे आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग, उनकी यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है मेडिकल साइंस को। तो उनके पास ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन रूम है, ऊपर से एफ्लुएंस भी ज़्यादा, पैसा ज़्यादा हो तो ज़्यादा फंड्स मिलते हैं, ज़्यादा फंड्स मिलते हैं तो यूनिवर्सिटी ज़्यादा फोकस करती है, सो ऑन। तो थोड़ा सा सियासी आंसर भी उनकी तरफ ज़्यादा चलती है। मगर यूरोप भी बहुत आगे है साइकियाट्रिक मेडिसिन में। इफ़ एनीथिंग मैं पर्सनली यूरोप को ज़्यादा ही आगे मानता हूँ बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ एडवांसमेंट दे डिड ऑन द फिलॉसफी ऑफ मेडिसिन रादर देन जस्ट मेडिसिन। तो साइकोलॉजी जो है वो इसलिए कोई ज़्यादा वेल रिस्पेक्टेड इल्म नहीं है इन द realms ऑफ मेडिकल साइंस, बिकॉज वो ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट्स कर करके बस तजुर्बा किया हुआ है। इतनी सारी कंडीशंस होती हैं इंसान की कि वो सारी कंडीशंस को दोबारा से लेके आना या उनको कंट्रोल में लेके आना अगर पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए उस एक्सपेरिमेंट की वैल्यू कम से कम होती रहती है। जी, लेकिन सर इसमें जो आपने बात की, यानी दो आपने हिस्सों में तकसीम किया बुनियादी तौर पर। एक जो साइकाट्रिस्ट होते हैं यानी डॉक्टर्स होते हैं दिमाग के, जिन्हें हम कह सकते हैं, और दूसरे जो साइकोलॉजी के माहिर होते हैं उनको हम ज़हन का डॉक्टर कहें। ज़हन के डॉक्टर तो फिर भी ना कहें मगर चले। जी, ज़हन को जो डील करते हैं। अच्छा, दोनों की जो ज़रूरत है वो अलग अलग भी है। यानी डॉक्टर जो है, एक डॉक्टर, क्या वो बिहेवियर पर भी उसकी स्पेशलाइजेशन होती है, या बिहेवियर पर जो बात करनी है, रवैये पर जो बात करनी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ साइकोलॉजी के ज़हन के जो माहिर हैं उन्हीं को करनी होती है? इसीलिए मैंने कहा ना कि मेडिकल साइंस ज़्यादातर फ़िलासफ़ी ऑफ मेडिसिन के ऊपर काम करती है। सही। साइकोलॉजी जो है ना वो फ़िलासफ़ी ऑफ मेडिसिन पे काम नहीं करती। सही। वो फ़िलासफ़ी के ऊपर तो काम करती है। ज़्यादातर साइकोलॉजी जो है सही, वो फ़िलासफ़र के ही ताबे है। सही। तो वो फिर जैसा फ़लसफ़ा होगा उस फ़लसफ़ी के थ्रू वो सारे की सारी बात पेंट उसी कलर में हो चुकी होगी। तो ये हुआ है फ़िलासफ़ी के थ्रू ही साइकोलॉजी ने जो कुछ भी इस वक्त शक्ल सूरत इख्तियार की है। इसलिए मैं पर्सनली काफ़ी ख़िलाफ़ हूँ साइकोलॉजी के उन मामलात के ऊपर, उन फैसलों के ऊपर, उन डिसीजंस पे, कंक्लूजन्स के ऊपर जिनके ऊपर वो पहुँचे हैं, नताइज पे। तो क्योंकि वो शुरू ही गलत तरीके से हुआ था, फ़लसफ़ा ही गलत था। सही। सो मेडिकल डॉक्टर जो है, जो साइकाइट्रिक मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहा है, वो बिहेवियर ही को हिट करता है। सही। साइकाइट्रिस्ट जो है वो बिहेवियर की कोचिंग काउंसलिंग करता है। सही। साइकोलॉजिस्ट भी यही करता है, बिहेवियर की। मगर साइकाइट्रिस्ट के पास पूरी एक साइंस की बैकिंग होती है, इवन दो वो भी इतनी कोई मुस्तनद नहीं है, उसमें भी बड़े एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं कि दिमाग एक वाहिद ऑर्गन है जो कि बगैर देखे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। साइकोलॉजिस्ट भी दिमाग को नहीं देखते और साइकाइट्रिस्ट भी दिमाग को नहीं देखते। ये तो अब 2013 में जाके एक ऐसी इमेजिंग आई है कि दिमाग को हम वो वाला डॉक्टर जो दिमाग का है, दिल का डॉक्टर दिल को देखता है, गुर्दे का गुर्दे को देखता है। सही। ठीक है, पेट का पेट को देखता है, पल्मोनोलॉजिस्ट लंग्स को देखता है। सही। साइकाइट्रिस्ट ने कभी दिमाग देखा ही नहीं था कि हो क्या रहा है, बस दवाई देख के बिहेवियर देखता था। सही। बिहेवियर। सही। अब साइकाइट्रिस्ट भी दिमाग देखते हैं कि कहाँ पे उसका जो न्यूरोनल एक्टिविटी है ना, वो कहाँ पे ज़्यादा कम हो रही है। सही। बहुत तरक्की हुई है इस बात। सर, अभी ये जो लोग कोचिंग करते हैं या जो लोग ट्रेनिंग देते हैं मुख्तलिफ स्कूल्स को या मुख्तलिफ इदारों को, और ये तमाम के तमाम का ताल्लुक़ जो है वो डॉक्टर्स वाली फील्ड से नहीं होता है, ये दूसरी किस्म से ताल्लुक़ रखते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं। सही। अच्छा, अब सवाल ये है कि साइकोलॉजी जो है उसकी ऑथेंटिसिटी साइंटिफिकली आपने उसको कहा कि वो चूँकि उन्होंने किसी उस चीज़ को वो नहीं किया होता, देखा नहीं होता दिमाग को, तो
तो वो तो साइकाइट्रिस्ट भी नहीं देखते भी नहीं देखते। आप तो खैर देख रहे हैं। सही। लेकिन एक चीज़ होती है नेचुरल साइंस, एक होती है सोशल साइंस। सही। कोई वजह ही है ना, साइकोलॉजी अभी तक नेचुरल साइंस का ओहदा नहीं ले सकी, वो अभी तक सोशल साइंस में ही रखी गई है। सही। तो फ़लसफ़ा जो है वो उसका इससे क्या रिलेशन है साइकोलॉजी से? फ़लसफ़े का क्या ताल्लुक? फ़लसफ़े का ही मसला ही है कि बेसिकली जो पीछे मुफक्कर बैठे हैं ना, जो समझते हैं कि मामला असल में ऐसे होना चाहिए, सोल्यूशन यहाँ ये है, और उस सोल्यूशन को फिर रिवर्स इंजीनियर करते हैं कि बाकी की आवाम उस सोल्यूशन की तरफ मुंह क्यों नहीं कर रही, उसको नॉर्मलाइज कर देते हैं कि फ़लसफ़ा ये है, नॉर्मल स्टेटस फिलॉसफी कहते हैं ना, नॉर्मली क्या मामलात होने चाहिए दुनिया के। सही। वो फिर नीचे आते हैं लैब्स के अंदर कि इसके करीब कैसे लेके जाया जाए इंसानों को। सही। जो इसके करीब नहीं होता उसको डिसऑर्डर कह देते हैं। सही। मैं बहुत ही मतलब वन लाइन में बता रहा हूँ, इतना मतलब समझाने के लिए ऐसे ही बताना पड़ेगा। सही। सो यही है कि जो भी आप फ़लसफ़ी ले लें किसी भी दौर का, आपको पता चल जाएगा कि उस वक्त के साइकोलॉजिस्ट जो थे ना, जो उस वक्त प्रिवेलेंट फ़िलासफ़ी थी, वो उसके इतने अंडर इन्फ्लुएंस थे, और अभी भी हैं अभी के इस वक्त के करंट जो हैं, कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा अभी डॉक्टर के पास जाए और कहे कि मेरा बेटा जो है ना वो कह रहा है मैंने नौकरी शोकरी नहीं करनी, मैंने बस दुनिया की बेहतरी करनी है, और मैं किताबें पढ़ूंगा खाली, और मैं घर पे ही रहूँगा, और जब तक मैं इल्म हासिल नहीं कर लेता, साइकोलॉजी उसके लिए दवाई प्रिस्क्राइब करवाएगा। सही। सही। कि ये तो एबनॉर्मल हरकत है, हालांकि कहीं से भी एबनॉर्मल हरकत नहीं है। सही। उसके ख्याल से, लेकिन ये एबनॉर्मल हरकत है। हर बंदा किसी न किसी सोच के ताबे ही होता है ना, तो ये तो आप मानने से कासिर ही होंगे ना कि साइकोलॉजिस्ट किसी सोच के ताबे नहीं है। जिन्होंने वो किताबें मुरतब की हैं वो खुद भी काफ़ी सारी सोच के बार बार पिछलियों की तरदीद और अगलों की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं। कुछ ऐसे फ़िलासफ़र्स हैं जो कि जिन्होंने, जो असल में साइकोलॉजिस्ट थे, वो थे एंड में फिर वो फ़लसफ़े की किताबें लिखते रहे। ज़्यादातर एक्चुअली इन्फ्लुएंस उन्हीं की वजह से ख़राब हुआ है जितना भी हुआ है। तो सर एक तज्ज़िया ये पाया जाता है बाज़ हमारे जो दीनी मुफक्किरीन हैं कि साइकोलॉजी बेसिकली जो मग़रिब का यानी मग़रिब ने जो अपने फ़लसफ़े ने जो उसका गंद मारा है, यानी उसके अंदर जो कमज़ोरियाँ हैं, ठीक है, क्योंकि वो इंसानी चूँकि अल्लाह ताला की वही को नहीं मानता, तो लाज़िमन उसके अंदर इंसान के अंदर जो बुरे इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, तो उसका वो इंसानी जो है इलाज है, यानी वो जो बीमारियां पैदा होती हैं मग़रिब के अपने फ़लसफ़े की वजह से, और मग़रिब के गैर अल्लाह को ना मानने की नतीजे में जो निज़ाम वो कायम करते हैं, जो तहज़ीब वो कायम करते हैं, उससे जो फिर परेशानी पैदा होती है, उसका वो जो इलाज है वो साइकोलॉजी के ज़रिए करते हैं। क्या ये तज़िया दुरुस्त है? आप समझ? बिल्कुल ऐसे ही सोच जैसी होगी, लोग उसकी सोच की तरफ लेके आना चाहते हैं। बिल्कुल सही। तो मज़हब दीन इस्लाम की जो फ़िलासफ़ी है, इसको हम जो डॉक्टर ऑफ माइंड है, जो दिमाग के जो डॉक्टर हैं, हम इस्लामी फ़िलासफ़ी को उसके ख़िलाफ़ तो करार नहीं देते, और हम लोगों को रिकमेंड करते हैं आप डॉक्टर, अगर आपके बच्चे में कोई अबनॉर्मलिटी है तो आप डॉक्टर्स के पास जाएं। लेकिन क्या हम ये जो साइकाटिस्ट हैं, जो लोगों को की जो है वो कोचिंग कर रहे हैं, जो लोगों के मसाइल को हल कर रहे हैं, क्या हमें इस बारे में कॉन्शियस होने की ज़रूरत है कि ये लोग इस्लामी फ़िलासफ़ी के जो है वो अगेंस्ट खड़े होंगे? क्योंकि बहरहाल उनके पीछे मग़रिबी फ़लसफ़ा है, जैसे आपने कहा कि फ़लसफ़ा ही असल के अंदर साइकोलॉजी को जो है वो ड्राइव करता है। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते, वो साइकाइट्रिस्ट होता है डॉक्टर। जी जी, नहीं मैं उस डॉक्टर की बात नहीं मैं कर रहा, मैं साइकोलॉजी के माहिर की बात कर रहा हूँ। उसको क्या कहेंगे साइकोलॉजी का? जी जी, साइकोलॉजिस्ट ही कहेंगे, साइकोलॉजिस्ट जो साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। बिल्कुल साइकोलॉजिस्ट जी, साइकोलॉजिस्ट की बात मैं कर रहा हूँ कि उसके पास जाने के लिए क्या हमें इस चीज़ से कॉन्शियस होने की ज़रूरत है कि वो कुछ आपको मज़हब की बेहद ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। सही। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ ना, साइकोलॉजिस्ट जो है ना वो फिजियोलॉजी के ऊपर उनकी कोई ग्रिप नहीं होती, पढ़ाई नहीं जाता उनको, खुद पढ़ ले तो अलग सी बात है। सही। अब मुझे खुद पढ़नी पड़ी, पिछले 5 साल से मैं न्यूरोबायोलॉजी पढ़ रहा हूँ। सही। क्योंकि मुझे पता था कि ये सारा का सारा इतना टेंटेड है, मतलब इतना बायस्ड किस्म का रिव्यू आ रहा है APA के थ्रू, तो मुझे समझ आ गई थी एज ए कॉन्शियस थिंकर, एवरीवन गेट्स टू सी दैट वेरी क्लियरली कि इसमें बहुत ज़्यादा बायसनेस है।
और कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि बुनियाद ही गलत थी, तो एक्सपेरिमेंट्स के जो भी रिजल्ट आएंगे उनके ऊपर वो फिर सही मामला उसी तरीके से कर लेंगे, कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे, नतीजे अखज़ करेंगे वो फिर। सही। सो बहरहाल साइकोलॉजी के अंदर ही बायसनेस डिक्लेयर्ड है। ये बायसनेस लफ्ज़ भी साइकोलॉजी का ही है। बायसनेस की सर वजाहत थोड़ी कर दें क्या? फॉर एग्जांपल बायसनेस होती है एक ऐसी एबनॉर्मल टिल्ट, झुकाव कि जो कि एक अदल के ख़िलाफ़ हो। अदल के ख़िलाफ़ एक झुकाव रखता है एक बंदा किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे खुद पसंदी भी एक बायसनेस है ना। ये अदल हो, वो जो चीज़ मेरे अंदर गलत है मुझे माननी चाहिए, बिल्कुल। तो इसको सेल्फ सर्विंग बायस कहते हैं। या फिर नार्सिसिज्म, अपनी तारीफ़ें करने का जो बीमारी है कि मेरी तारीफ़ होगी तब मैं आपको लॉजिकल मानूंगा, ये एक बायसनेस है। या फिर एक देवबंदी को कहें या बरेलवी को कहें या शिया को कहें कि तुम्हारा जो है ना शिया से कहें इमाम जाफ़र सादिक जो है ना यहाँ पे गलत थे, वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं, वो तकफीरी किस्म की बात करेगा आपसे क्योंकि वो बायस्ड है। हमें देवबंदी से कहें कि अबू हनीफा ने ये 4-50 गलतियाँ की ना उसमें, ठीक है, वो आपकी बात को रिफ्यूट करने के लिए, गलत साबित करने के लिए जुट जाएगा। ये नहीं कि वो अपने फ़लसफ़े को मुनसिफाना तरीके से देखे, वो सबसे पहली कोशिश ये करेगा कि इसको कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं। या फिर मैं इसको आसान करके बताता हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ ना कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की नंबर 1 कंट्री है सदका खैरात करने में, तो ज़हन आपका खुद ही मानना शुरू हो जाएगा। हालांकि स्टैट्स गलत हैं, 72nd नंबर है पाकिस्तान का, ठीक है। जो चीज़ बंदे की बिलीफ और अकायद के अंदर होती है ना, कोई भी डेटा उसको उसके मौजू मिलता है, उससे टकरा ना रहा हो तो उस डेटा को सही समझना शुरू कर देता है। इसको कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं, कंफर्म करता है मेरी बिलीफ को। सही। सो इस तरह बायसनेस होती है। सो एक बंदे का फ़लसफ़ा ही गलत हो और वो तजर्बे करता फिर रहा हो, तो जो भी रिज़ल्ट उसके अपने फ़लसफ़े के करीब आ रहा होगा वो एक्सपेरिमेंट को ट्रू कर देगा कि हाँ ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया, इवन तो उसको चाहिए था कि वो उस एक्सपेरिमेंट को और से और बढ़ाए इतना बढ़ाए कि उसको फिर एक मुनसिफाना किस्म के नतीजे निकले। सही। तो इस तरह की हज़ारों बाइसेस हैं जो कि डॉक्यूमेंटेड हैं। कुछ बंदों में काफ़ी सारी बाइसेस ऐसी होती हैं जो कि एक साइकोलॉजिस्ट ही बता या साइकाइट्रिस्ट ही बता सकता है कि यार ये तेरा मामला इस तरीके से गलत है। अब मेरा मौक़िफ़ ही है एज अ मुस्लिम कि सहाबा किराम ने साइकोलॉजी की डिग्री तो नहीं की हुई थी ना, फ़लसफ़े के ऊपर वो इंसानों के कैरेक्टर टेस्ट करते हो रहे थे, बिहेवियर भी वही टेस्ट करते हो रहे थे, बिहेवियर की थेरेपी भी वही करते हो रहे थे। हालांकि तो फ़लसफ़ा इतना ज़रूरी है कि वो क्लियर हो जाए तो आपको एबनॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी में फ़र्क समझ आ रहा था। सही। कि मामलात में नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि फॉर एग्जांपल वो बचपन में उसको फिजिकल डैमेज हो गया था और वो अजीब गरीब सी हरकतें करता है, तो मजनून का लफ्ज़ था ना अरबी में कि वो उसकी मजनूनी जो मजनूपन है उसका, जो उसके अंदर हल्का सा एक दिमागी तवाज़ुन का हिल जाना है, तो उसके ऊपर तो सज़ा ही माफ़ थी। सही। अल्लाह ने तो कहा यार इसका कोई और हिसाब किताब है भाई। बिल्कुल। हिसाब किताब तो उन लोगों के साथ है जिनके साथ कोई मसला नहीं हुआ। सही। तो फ़लसफ़ा बताता है कि किस बंदे को किस जगह के ऊपर प्लेस करना है और उसके ऊपर फिर ट्रीटमेंट क्या करना है उसके साथ। सही। हमारे एक बच्चे का अगर डाउन सिंड्रोम से बच्चा पैदा हुआ है, उसको कितना मर्जी मार पिटाई कर लेंगे, उस बेचारे का दिमाग बना ही नहीं। और यह ऑटिज़म है, एक्सट्रीम केसेस ऑफ ऑटिज़म के अंदर बच्चे को कुछ समझ ही नहीं आती बेचारा क्या करे। माँ बाप लेकिन पिटाइयाँ करते हैं, साइकोलॉजिस्ट दवाइयाँ देते हैं उसको। सही। समझ रहे? क्योंकि समवन डिफाइन, कोई ना कोई डिफाइन करता है कि नॉर्मेलिटी है क्या, और वो नॉर्मेलिटी इंसान समझता है कि मैं रैशनली डिफाइन करता हूँ, मगर वो रैशनल ले रहा होता है अपने फ़लसफ़े से। सही। इतनी ज़रूरी चीज़ है वो फ़लसफ़ा। सही। कि फ़िलॉसफी किस चीज़ क्यों कोई चीज़ नॉर्मल हो, सबसे पहले इसका आंसर मिलेगा। सही। फिर क्या क्या चीज़ें नॉर्मल हैं खुद ही नज़र आ जाएंगी। सही। बिल्कुल सही। समझ रहे? फ़लसफ़ा तो क्यों का आंसर देता है ना डायरेक्ट, कि क्यों करूं मैं ये काम, ये क्यों होना चाहिए ऐसे। जब उसका आंसर मिल जाएगा तो वही बात है, एक बच्चा अपने मौलवी साहब के बेटे को एबनॉर्मल लगता है और स्कूल की टीचर को एबनॉर्मल लगता है कि वो बिल्कुल ही मतलब दूसरी तरह के मामला और उसके बिहेवियर दूसरे हैं। घर वालों में वो नॉर्मल होता है कि दुनिया से कट के रह रहा है। और तो मैं मिसाल दे रहा हूँ, या फिर उल्टा कर लें, वो दुनिया के ख्याल से नॉर्मल होता है, जो कि आजकल बच्चों के हमने टीवी देखना है, ये करना है, नेटफ्लिक्स लगानी है, तो वो और मौलवी साहब के घर में होता है तो वो एबनॉर्मल होता है कि इसमें कोई मसला है इसका, या कोई पैदाइशी डिफेक्ट है, या फिर हमारे कोई हराम खाया था हमने, जो भी मामला हुआ था। ठीक है, सो फलसफे से आया ना ये हराम वाला कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सही। सो ये
ये साइकोलॉजिस्ट के ऊपर क्यों हमने उनको खुली छुट्टी दी, लेकिन नहीं उनमें ऐसे मसाइल नहीं है, वो सारे के सारे मसाइल इंसानों में आते हैं। सही। इसीलिए मैं साइंस की और साइकाइट्रिक मेडिसिन की ज़्यादा तरफ हमायत करता हूँ कि वो बग़ैर किसी फ़लसफ़े के वो मेडिकल की केमिकल फार्मूला बैलेंस कर रहे होते हैं वो हर वक्त। हकीम शुरू से ऐसे ही करते रहे हैं। तो मुसलमान की भी वही दवाई है जो कि एक काफिर की दवाई है, भाई तेरे जिस्म का ये उज़्व है, उसके ऊपर ये मसला हो, इसको हम ट्रीट कर लेते हैं। सही। मगर चूंकि दिमाग के ऊपर वर्किंग इतनी स्ट्रांग नहीं है अभी तक मेडिकल साइंस की, बहुत वीक है, सबसे कम वर्किंग दिमाग ने दिमाग पे करवाई है। सही सही। तो इसलिए साइकाइट्रिक मेडिसिन इस लेवल पे रिनाउंड नहीं है, इतनी मुस्तनद नहीं है। साइकोलॉजी तो बिल्कुल भी दिमाग को देखती ही नहीं ना। सही। तो ये मसला इसलिए आता है। अच्छा सर, एक ये सवाल पैदा होता है कि चूँकि मुआशरे जो हैं उनको लीड फ़लसफ़ा वेस्ट का कर रहा है, ठीक है, साइंस कर रही है उनको लीड, साइंस से मेरा मुराद यानी जो फ़िलासफ़ी है वो उसको लीड कर रही है, इसलिए अब उसका जो हल है, जो भी नफ्सियाती मतलब मसाइल होंगे उसका हल भी हमें फिर वेस्ट ही लेना पड़ेगा, ठीक है? नहीं, हमें तो फ़लसफ़ा असल में वाला पता है ना जी। अब ये ढूंढना है कि हमें को जो फ़लसफ़ा पहुंचा है नबी अलैहिस्सलाम का, जो असल में पहुंचा है, क्या वो वही मतलब था उनका जो कि मौलवी साहब ने बताया है, या फिर ये काम है हमारा माँ बाप, कॉन्शियस माँ बाप के फराइज में से, क्योंकि अगली नस्ल तक पहुँचानी है ना हक बात। बिल्कुल। तो क्या वो सहाबा ने वही समझी थी? अगर तो वो वही समझी थी तो ठीक है, फिर आप वेस्ट के फ़लसफ़े से के ऊपर बेस करके अपने बच्चे को एबनॉर्मल ना करें। वो एबनॉर्मल कह रहे हैं, वो एबनॉर्मल नहीं है, इसका मतलब सही। ज़रूरी नहीं है कि वो एबनॉर्मल हो, बजाय इसके सिवाय इसके कि उसको कोई फिज़िकल डिस्फॉर्मिटी ऐसी है दिमाग के अंदर। सही। अच्छा सर, हम अगर मसलन डील करेंगे को पढ़ते हैं या मुख्तलिफ उनके जो फ़िलासफ़र्स हैं जो साथ मुआशरे के मसाइल का हल भी देते हैं, ख़ुद एतमादी पे बात करते हैं इस तरह, तो एक इस दौर के बंदे को बहुत ज़्यादा जो है वो उससे ना यकदम उसको अपना सलूशन मिलता है कि ये जो वेस्टर्न जो साइकोलॉजिस्ट हैं ये जो बात कर रहे हैं तो ये बड़ी अपील करती है दिमाग को, तो इसको, और हमें उसमें कोई मज़हब से टकराव जो है वो नज़र नहीं आता, तो इसकी क्या वजह है? और ये मैं बड़ा कम सुनता हूँ ये जो आपने बात की है। जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं और साइकाइट्रिस्ट भी हैं वो बड़े ही एहतियात से थेरेपी रेकमेंड करते हैं, क्योंकि ये यकीन अभी तक कोर में आया नहीं है साइकोलॉजी की भी कि जो भी वो दवा रेकमेंड करेंगे उसके ऊपर वो एक एक्सपेरिमेंट की ही फ़ज़ा रखते हैं कि देयर इज़ अ चांस कि ये ना चले। समझे? सही। मतलब एक गुर्दे का जो डॉक्टर है, नेफ्रोलॉजिस्ट, वो कभी ऐसे नहीं कहता चलो मैं दवाई दे के देखता हूँ होता क्या है, टेस्ट के रिजल्ट आ गए भाई ये मसला है, इसकी या तो सर्जरी करेंगे या ये दवाई देंगे, कुछ अरसे में ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसके अगले टेस्ट में नज़र भी आ रहा होता है। साइकाइट्रिस्ट कभी भी नहीं ये बात कर सकता और साइकोलॉजिस्ट तो दूर तक ये बात नहीं कर सकता। इसलिए ये यकीन आपके अंदर से जो आपकी बात से आया ना, ऐसा कोई यकीन नहीं है कहीं पे भी। सही। यानी ऐसा नहीं है कि जो वो हल देते हैं वो हमारे यानी लोगों के लिए 100% कभी भी नहीं। वो खुद भी कहते हैं, ये तो कह रहा हूँ यकीन उनके अंदर आएगा कैसे? एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन के अंदर ऐसे यकीन नहीं आते। सही। अच्छा, आप चंद नुकात में अगर इस्लामी फ़लसफ़े और जो साइकोलॉजिस्ट का जहाँ जिस फ़लसफ़े से वो ले रहे हैं, अगर आप कुछ फ़र्क इन दोनों में बता दें कि दोनों का तरीका इलाज जो होगा, यानी वो मैं साइकोलॉजिस्ट का बताता हूँ, जी साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि ज़्यादातर तो मसला साइकोलॉजिस्ट ने किया हुआ है, स्पेशली ईस्टर्न ममालिक में जो वेस्टर्न स्टडी करके साइकोलॉजिस्ट आए हैं, जैसे मैं खुद हूँ। सही सही सही। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे बैलेंस ड्रॉ करना चाहिए एज अ कंज्यूमर ऑफ दिस इंडस्ट्री। जो इस्लाम का फ़लसफ़ा क्या है कि अपनी तमाम तर मोटिवेशन को, ठीक है, तमाम तर काविशों की जो रुख है वो आखिरत के ऊपर रखा जाए। सो अगर आखिरत का कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहेंगे बच्चे का, तो दुनिया में किसी भी किस्म के मसले के ऊपर वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा। सही। समझ रहे? और वो अपनी तरह के लोगों के अंदर खुद ही ढूंढेगा। इंसान का ये रेडार है हमारे अंदर, केमिकल है सेरोटोनिन का, वो बताता है कि मैंने किन लोगों में उठना बैठना है। सही। वही बताता है कि हीरो कौन है, अल्फा कौन है मेरा, ये सेरोटोनिन खुद बताता है। सही। मगर वो सेरोटोनिन का केमिकल जो है ना, वो साइकोलॉजिस्ट नहीं, कभी उनको पता भी नहीं होता सेरोटोनिन क्या है। सेरोटोनिन का केमिकल ये उस फ़लसफ़े से अपने आप को पहले क्लिंग करवाता है। अगर फ़लसफ़ा उसका ये है कि मैंने आखिरत चाहिए,
तो वो उलमा कराम को ढूंढेगा, खुद ही मिल जाएंगे उसको। जो चीज़ इंसान को चाहिए होती है ना असल में सॉरी, वो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली उसको मिल ही जाती है। जिस तरह लड़कियों को कपड़ों की सेल का पता चल जाता है ना कि कब कहाँ पे लगी हुई है सेल, हमें कोई जियो पे तो नहीं आती ना, वो खबरें मिल ही जाती हैं। लड़कों को क्रिकेट के स्कोर मिल जाते हैं ना, बिल्कुल इस तरीके से हमें ये भी पता होता है कौन कहाँ पे कितने पैसे बना रहा है, कैसे पता चलता है, कोई लिस्ट आती है अखबार में। हमें जो चीज़ चाहिए होती है हम उसके ऊपर कान धर लेते हैं हर वक्त। सो यही सेरोटोनिन ना केमिकल है जो आपका फोकस हर वक्त उन चीज़ों पर रखता है जो फलसफे में सक्सेस और फेलियर की डेफिनेशन है। जिस चीज़ को आपने सक्सेसफुल बना दिया बच्चे के सामने, जिसको हम बनाते हैं इसको ज़्यादा पैसे हैं, सक्सेसफुल है, तो फिर वो पैसे वालों को ढूंढ लेगा वो। अब वो 2 नंबर हैं या 1 नंबर हैं, वो उसने पैसे वाले ही ढूंढने। समझ रहे हैं? तो ज़्यादातर तो 2 नंबर लोग ही हैं ना जो पैसे वाले हैं, 1 नंबर ही तो इतना पैसा नहीं है, थोड़ा सा तो हाथ पैर मारने पड़ते हैं आपको, तो वो फिर 2 नंबरी की तरफ टिल्ट रहता है उसका। और घर वाले कहते हैं ओ ये तो बच्चा पता नहीं किधर लग गया, फिर उसको लेके जाते हैं डॉक्टरों के पास कि ये उठता बैठता है ऐसे लोगों में घर आके अजीबोगरीब मामला करता है। अब ये घर आता ही नहीं है, बल्कि क्यों घर आए, वो घर में उसका अब्बा क्लर्क है, उसको पैसों की लत लगाई अब्बा ने, अब वो पैसों वालों के पास ही बैठेगा ना। इंसान वही करता है जो उसके फलसफे में सक्सेस की डेफिनेशन होती है। अब एक बंदे की सक्सेस की डेफिनेशन जो है ना, वो अगर ये बता दी गई है कि भाई अरबों साल की ज़िंदगी में जो सक्सेस है वो सक्सेस है, यहाँ पे खैर है, उसको बार बार यकीन दिलाया गया। और कैसे? घर वालों ने करके दिखाया ना, बातें कुछ काम कुछ नहीं करते रहे, वो करके भी दिखा रहे थे। तो उसका बच्चा फिर अपने माँ बाप की भी तरबियत शुरू कर देता है, उनकी भी बेहतरी लेके आ रहा होता है। वो फिर उलमा कराम के पास आता है, फिर अब्बा जी को कहता है कि आपने गलत बात की थी उस दिन, यहाँ पे तो हदीस है, यहाँ पे तो ये तो मामला इस लेवल पे जा सकते हैं। सो बिल्कुल इसी तरीके से इसको रिवर्स कर दें तो वही काम है कि जो फलसफे में जो चीज़ सक्सेस की डेफिनेशन आ गई, मैंने आखिर इसीलिए कहा ना सक्सेस की डेफिनेशन, इस्लाम का फलसफा क्या है कि जो अल्लाह से मिल गया वो सक्सेसफुल है। अब वो दुनिया में पिट गया नहीं पिटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें तफसील है, कोई 10 घंटे का प्रोग्राम नहीं है, तो उसकी नीचे की निजी तफसील भी हैं इसकी, मोटिवेशन लेवल के ऊपर मोटिवेटर्स कहाँ से और एजेंसी कहाँ से क्रिएट करते हैं। मगर फ़लसफ़ा की बात हो रही ना अभी, तो कि फ़लसफ़ा होता है कि कौन सक्सेसफुल हो गया, कौन फेल हो गया। सबसे पहले ये बताएं कि एंड में ये कौन सी गेम है जो हम खेल रहे हैं, इस गेम के असूल क्या हैं और क्या करूंगा तो जीत जाऊंगा। हर इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट ये है। ये साइकोलॉजिस्ट को भी पता है, साइकाइट्रिस्ट को भी पता है, ये बगैर किसी पढ़े रेडी वाले को भी पता है कि कौन सी खेल के अंदर हम इस वक्त इन्वॉल्व हैं, और वो सबको पता है कि सर्वाइवल की खेल के अंदर। सही सर, मेरा थोड़ा सा एक बारीक सवाल ये है कि जो फ़लसफ़ा होता है जब वो ताकत बन जाता है और वो एक सिस्टम को वजूद दे देता है, तो उस सूरत में फिर जो एक आम फ़र्द होता है उसको उसके लिए ना ऑटोमेटिकली उस फ़लसफ़े से अटैच होना आसान होता है, और दूसरे फ़लसफ़े से जो कि मतलब है पावर में नहीं है, जी वही कह रहा हूँ ना, उस फ़लसफ़े से उसको अटैच होना मुश्किल हो जाता है। अब इस सरमायादाराना निज़ाम के अंदर अगर हम बच्चे को आखरत की फ़िक्र की वाला जो फ़लसफ़ा जो इस्लाम का फ़लसफ़ा है वो देते हैं, और यकीनन वही हक़ है, तो इशू ये है कि वो बच्चा फिर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो माली तौर पर परेशानियों का सामना करेगा, जो मसाइल का सामना, ये निजी मामला है ना, जिन्हीं की मैं बात कर रहा था। माँ बाप को अब चाहिए ना ट्रेनिंग में डालें कि बिलियनियर्स के बच्चे भी रोडों पे नंगे घूमे हैं। ये मामलात रिस्क के जो मामलात है ना, ये सबसे कैपिटलिज्म रिस्क की तरसील और हुसूल है ना, और क्या है कैपिटलिज्म। और तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, हाकुमुत तकासुर, कैपिटलिज्म की तो तोड़ सूरत तकासुर में थी, या वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा, कि क्यों इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कौन सा कैपिटलिज्म है इस्लाम में। कैपिटलिज्म इटसेल्फ जो है ना, उसके अंदर कुछ ठीक बातें भी हैं कि भाई जिसका जितना बनता है उसको दो, क्या हर एक में इक्वल क्यों बांट रहे हो। सही, बिल्कुल सही। कैपिटलिज्म इस चीज़ के ऊपर तो फोकस करता है कि अदल करो भाई, एक बंदे ने ज़्यादा मेहनत नहीं की, खाली एक बंदे की बनाया हुआ प्रोडक्ट ज़्यादा काम आएगा लोगों के, तो उसको प्रॉफिट भी उतना ही मिलना चाहिए। सोशलिज्म कहता है नहीं, इस तरह मामला नहीं है, हर बंदे को इक्वलाइज करने की कोशिश करो रिसोर्स लेवल पे। हमें अब लेकिन कैपिटलिज्म को हमने यहाँ तक रखा नहीं ना, सही। सियासत की चिंगारियाँ भी लगाई उसके ऊपर, पीछे से आर्मी की बैकिंग अप भी करवाई, और टेक्नोलॉजी के पर भी लगवाए, और उसके बाद फिर खुला छोड़ दिया कि जो जहाँ पे भी है जैसा भी है लगाओ इस वक्त, जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरत लगती है। तो फिर
जो ताकतवर थे वो और से और ताकतवर हो गए। प्रोडक्ट भी उनके पास थे, मार्केटिंग भी उनके पास थी, सियासत भी उनके पास थी और आर्मी भी उनके पास थी। तो एक बंदा बंदूक से आपको प्रोडक्ट बेच रहा हो और जिस दरवाजे को खोलें वहाँ पे उसी का कोई छोटा बैठा हुआ हो, तो जाहिर है उसी का प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा। तो कैपिटलिज्म ने फिर दुनिया के अंदर ऐसे अपने आप को मनवा लिया। और वो क्यों ना मनवाता, कोई दूसरा सिस्टम अप्लाई किए ही नहीं जा रहा था उस वक्त। 2 नंबर खलीफा हमारे उस वक्त 1583 की बात है, अब कैपिटलिज्म शुरू हुआ है, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है। और उस वक्त तो शुरू हुआ ना, फलसफा लिखा गया था 1600 की 1700 के शुरू में चलें, पीक पकड़ गया। और जब विक्टोरिया ने पूरी दुनिया को पकड़ लिया था ना, अगर विक्टोरियन सोशलिस्टिक होती विक्टोरिया तो पूरी दुनिया सोशलिस्टिक हो जाती। वो चूंकि कैपिटलिज्म के दौर की बात पैदा हुई और उस वक्त इंग्लिश एम्पायर पीक पे जा रहा था, तो इसलिए इतना बड़ा, देखें सियासत से कितना फायदा होता है फलसफे को। सिस्टम अगर आपके पास हो ना, तो जो भी फलसफा है आपका वो मुतज़ल्ला वाला मामला ना, अगर मुतज़ल्ला मामून रशीद के किसी मुंशी के जहन में होता तो कोई फायदा नहीं होता। अब चूंकि उसके उस्ताद के जहन में आया था तो कीड़ा उस्ताद ने डाला, और चूंकि वो अमीर था उस वक्त और अमीरुल मोमिनीन ने पूरी दुनिया के अंदर खलबली मचा दी। सो अब इसलिए हमें हम्बल पैदा करना पड़ेंगे ना। ये हम्बल की मिसाल मैं क्यों इतना देता हूँ, क्योंकि उसने उस दौर के फलसफे को अकेले एक बंदे ने तोड़ दिया था। सही, पूरी की पूरी अल्फा साइकोलॉजी को छोड़ती और एक अकेला बंदा खड़ा हुआ। 9 थे, चले करते करते एक ही रह गए ना। वो एक बंदा अगर अपनी क्रेडिबिलिटी मुफक्कर के तौर पे ना मनवा चुका होता पहले, तो उसकी औकात क्या थी? वरना नेक आदमी था, वो बड़े मिलते हैं हमें। वो मुफक्कर था सबसे पहले, फिर मुदब्बर था, उसके बाद कहीं जाके वो एक सेलिब्रिटी बना था। सही, वरना मौलवी नायब हुसैन साहब खड़े हो जाएं कैपिटलिज्म के खिलाफ, कोई फायदा नहीं। सो ये हमें ये बहुत ज़रूरी है कि अब कॉमन सेंस की बात है, यहाँ भी आप साइकोलॉजी को फिट कर दें। मामून रशीद के यहाँ हम्बल साहब को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था, सही, और हम्बल साहब के यहाँ मामून रशीद को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था। सही, लेकिन फलसफा फ़र्क हो तो बिहेवियर जैसा भी कर रहे हो आप, वो ब्लैक एंड वाइट में फ़र्क पड़ जाता। सही। सो ये बेहद ज़रूरी है कि मैं पता हो कि अगर किसी बंदे की कोचिंग और थेरेपी के लिए 2 नंबर की काम शुरू हुए ना, NLP के और रिकी के, और ये सारा कुछ 2 नंबर है। क्योंकि जिस फलसफे के ताबे होकर ये सारी चीज़ें डिफाइन हो रही हैं, ये तो वैसे ही 2 नंबर है ना, मैं तो आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में, मगर इसकी बुनियाद ही 2 नंबरी के ऊपर है ना, बुनियादी 2 नंबरी के ऊपर। अब ये मुकदमा पता करते हैं कि इसका फलसफे से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो बहुत नीचे के मामलात हैं कि इनफरादी तौर पे फ़र्द को हम रोज़मर्रा के मामलात के अंदर बिहेवियर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। सही, समझ रहे? ये अभी आता हूँ उसके ऊपर। मगर इनको अगर ये नहीं पता कि केमिस्ट्री में ये केमिकल है क्या, प्राइमरी मकसद क्या उस केमिकल का, और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बता दिया हुआ है कि तुम्हारे अंदर है ये सारे के सारे मामलात, पानी से बनाया तुझे मैंने, तू खुद ढूंढ लेगा कि ये कुरान हक की किताब है। कहाँ ढूंढेगा? आसमानों में और अपने अंदर। ये सूरह फुस्सिलात सुना रहा हूँ ना आपको। ये क्यों नहीं साइकोलॉजिस्ट को पता चला, मुस्लिम साइकोलॉजिस्ट को, मेरे अंदर क्या है, जो क्या सोच रहे थे वो। सही, मतलब आप एक कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग छोड़े साइकोलॉजी को, अल्लाह ताला ने जब कहा मैं तुम्हारे अंदर तुम्हें निशानियां दिखाऊंगा, ये कौन सी निशानियां थी? ये सिर्फ तिब्बी की बात हो रही है जी जी, कि तुम्हारे अंदर जो मामलात हैं, तुम्हें जब पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये पूरा एक स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है। पूरी कायनात हमारे अंदर वैसे ही है जैसे कि बाहर है, मगर उसको स्टडी कैसे करना है वो फिर फलसफे से स्टडी होती है ना। अब हमें तो आप पता चल गया कि जो सेरोटोनिन केमिकल है ना, वो सबसे पहले फलसफे को हुक कर लेता है। अगर घर में पैसा 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 हो रहा है तो बच्चा बड़ा होते ही सबसे पहले देखा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे बनाने वाला और सक्सेसफुल कौन है, वो जो भी है वो उसको कॉपी करना शुरू कर देगा। सही, और बाप पिट मरेगा कि तू क्या कर रहा है, क्या हो गया तुझे? तो वो कहेगा कि अब्बू जी आप एक फेलियर हैं, आप सारी उम्र पछतावे में रहे हैं, डिप्रेशन में मरे हैं, मुझे भी आपने डिप्रेस कर दिया है, मैं निकला बिल गेट्स बनने, स्टीव जॉब्स बनने। गलती बाप ही की है जो फलसफा दिया ही नहीं। हमें एग्जैक्ट उमर बिन अब्दुल अजीज की कहानी यहाँ पे आती है ना, कि बच्चों की ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा वाक़या उमर बिन अब्दुल अजीज का साइकोलॉजिस्ट के लिए कि वो एक तीनों नस्लों से बादशाह के बच्चे हैं, दोनों माँ बाप के थ्रू भी, अम्मा के थ्रू भी, अब्बा के थ्रू भी, और उसके बाद वो फलसफा नाफिज कर दिया उन्होंने, अचानक आके फलसफा चेंज कर दिया। आजकल के बंदा को करके दिखाए, खुला हो जाएगी, तलाक हो जाएगी, कोर्ट आ जाएगी कि ये क्या हो गया इस बंदे को। समझ रहे?
एबनॉर्मल डिक्लेयर होगा। और क्या, साइको है जी, साइको है, बंदा साइको है। और साइकोलॉजिस्ट पिल पड़ेंगे दवाइयाँ ले लेके कि ये वाली दो, ये वाली दो इसको। अगर वो उमर बिन अब्दुल अजीज आज के दौर में किसी पिंडी इस्लामाबाद लाहौर में आ जाए, सिर्फ दवा दारू में अस्पताल, मेंटल हॉस्पिटल में रहेगा, क्योंकि फलसफा टकरा गया कि ये तो नॉर्मल हरकत ही नहीं है। मैंने जान के उनकी एग्जांपल इसलिए क्योंकि वो उमरा की नस्लों का बच्चा अचानक गुरबा के फलसफे के ऊपर आ गया कि कुछ भी ले लेना, मगर ऐसा 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 माल ना लेना कि जो कि वो अरब साल की ज़िंदगी को कर देगा। अब वो क्या, उससे बड़ी क्या मिसाल दी जाए। कोई बंदा कहे सर मौशी मामलात हैं, या वो बादशाह का बच्चा गरीब मर गया है, हमें कौन सी ऐसी दौलत थी जो कुर्बान करनी पड़ी है। नहीं, कौम तब नहीं तबाह होती जब उमरा को गुर्बत से डर लगता है। कौम तबाह तब होती है जब कौम के गरीब गुर्बत से डरना शुरू हो जाए। सही, बिल्कुल। उन्होंने तो कोई कुर्बानी नहीं देनी, किस बात की डर है? डर तो तब हो जाए कुर्बानी देनी पड़ेगी। यार मेरी वो पजेरोज और मेरी लैंड क्रूजर्स और मेरे कॉर्नर प्लॉट्स 10 कनालों के गए मेरे, और मैं रोड पे आ जाऊँ, बहुत बड़ी कुर्बानी है वो। और वो भी कैपिटलिस्टिक फलसफे के अंदर, तो इससे बड़ी कोई कुर्बानी नहीं है। सही। सो इस वक्त जो बंदे सदका खैरात कर रहे हैं ना इस दौर में, वो उनका दर्जा ही कोई और है। सोशलिस्टिक दौर में तो वैसे ही हर बंदा सदका खैरात करता था, तो एक ट्रेंड था। आजकल तो हर बंदा उतना ही लेवल का कंजूस है जितना कारून था। सही। जिसके पास 50 लाख है वो भी उतना ही कंजूस है, 50,000 है वो भी उतना ही कंजूस है। सो इस दौर में जब फलसफे के अगेंस्ट कोई जाएगा उसके पे दर्जात भी और होंगे। बिल्कुल। सो बहरहाल, सो ये एक जो अल्फा डिक्लेयर हो जाता है ना, इंसान उसकी फोटोकॉपी करता है। आप जब आप किसी की कोचिंग करें ना बिहेवियर, और आपको सेरोटोनिन के काम ना, मैं बाकी के काम तो बाद में बताऊंगा, केमिकल्स दो केमिकल्स आपको बताता हूँ ताकि आपको पता चले कि मामला चलाता कैसे हम थेरेपी में। असल में फलसफे के थ्रू हर इंसान अपने अपने अल्फा को हर वक्त फॉलो कर रहा होता है। एक साइकोलॉजिस्ट का काम होता है सबसे पहले वो इतना इंटरव्यू ले, इतनी बैकग्राउंड चेक करे जैसे CIA वाले करते हैं किसी मुसलमान दाढ़ी वाले की, कि इसका फलसफा है क्या। CIA वाले फलसफा चेक करते ना, और क्या करते हैं। और जब वो CIA की तरह उसका फलसफा चेक कर ले तो आपको पता चलेगा कि भैया एक मिनट रुक जाओ, अंकल और आंटी आपके बेटे में इतना बड़ा मसला नहीं, मसला आप में है। या तो इसको वो बातें ही ना बताते, इसको कन्विंस कर दिया कि दुनिया में आने का मकसद क्या है, और वो पैसे की दौड़ में जाके 2 नंबरियां करता फिर रहा है, और नशा बेच रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, या फिर कुछ ही नहीं करेगा, आउटलेट मिलेगी तो डिप्रेशन में चला जाएगा। डिप्रेशन का मतलब पता क्या होता है? सेरोटोनिन के केमिकल को नीचे चले जाना। इसको साइकाइट्रिक मेडिसिन में डिप्रेशन कहते हैं। और डिप्रेशन का दुनिया का हर साइकाइट्रिस्ट एक ही गोली देता है, सेरोटोनिन के टीके लगा दो। सेरोटोनिन है ही फलसफे का केमिकल, क्योंकि फलसफे का तो नहीं मगर फलसफे का क्लिंक करता है ना, जाकर रेडार है कि इस अल्फा कौन है, अल्फा को फॉलो करना है मैंने। जानवरों में भी यही प्राइमरी सॉल्वेंट है, इंसानों में भी यही प्राइमरी सॉल्वेंट है। अल्फा का मतलब एलीट क्लास है। नहीं, अल्फा का मतलब मेरे फलसफे का सबसे ताकतवर आदमी। सही, इसको अल्फा कहते हैं। जानवर जो है ना, वह भेड़िए अल्फा कैसे करते हैं, शेर कैसे अल्फा सेलेक्ट करते हैं, लड़के देखते हैं जो जीत गए वो अल्फा। अब वो जो अल्फा बन जाता है ना, सारी शेरनियां उसको मिल जाती हैं, सारा खाना उसको मिलता है। क्यों? हर जानवर ऐसी करता है, बंदर भी, कुत्ते भी, भेड़िए भी, शेर, बिल्लियां भी, सब, हाथी भी। क्योंकि वो सबसे पहले टेस्ट करते हैं कि हमारा मकसद दुनिया में आने का क्या है, और वो क्या है कि हमारा कबीला बच जाए, ना नफका चल ले। तो जो बाहर से शिकारी आएगा, जो एक ही खतरा ना जानवर को, उससे कौन बचा सकता है हमें? तो सर्वाइवल का फलसफा उनका सामने नजर आता है। हमारा फलसफा क्या है कि दुनिया में आने का मकसद सर्वाइवल है, तो तू वो इतना जानदार है कि तू बाकी के शिकारियों से लड़ सकता है, तो हम तेरे ताबे होते हैं। उसके बाद वो शेर अगर एक पैर पे चलेगा तो बाकी पूरा कबीला एक पैर पे चलना शुरू कर देगा। वो शेर अगर शेव करेगा तो पूरे के पूरे शेर उस कबीले के शेव करना शुरू कर देंगे। इतना गोरिल्ला या बंदर डांस करते हैं ना, तो पूरा का पूरा उनका कबीला डांस करता है। वैसे ही अल्फा जो करता है, हमारा जो सेरोटोनिन केमिकल है ना, उसकी कॉपी करवाता है। सही। इस लेवल की कॉपी कराता है कि आप देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या इनमें ये हुआ क्या इनके साथ? सो बिल्कुल ऐसे ही साइकाइट्रिक मेडिसिन के थ्रू हमें पता है, अब न्यूरोबायोलॉजी के थ्रू मुझे पता है, हम सबको पता है दुनिया के बायोलॉजिस्ट को, कि सेरोटोनिन केमिकल हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस सेट करता है। और जो भी हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस में सबसे कॉम्पिटेंट डिक्लेयर होता है, आप अपनी और उसके बीच में फासला तय कर लेते हैं। जैसे आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं मुझे कैसे पता चलेगा? मेरे अकाउंट में कैसे कितने पैसे हैं आपको कैसे पता चलेगा? कोई चक्कर ही नहीं है। मगर बिल गेट्स के अकाउंट में कितने पैसे हैं आपको कैसे पता चल गया? सही सही। इतनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कैसे पूरी दुनिया को कैसे पता चल गया? उसने तो कभी खुद नहीं बताया।
समझे? दुनिया का कोई बिलियनियर पागल नहीं है, टैक्स वाली मार देंगे उसको। सही, वो पागल नहीं है, वो बताए, ये लोग खुद चाह रहे हैं, वरना बिलियनियर पहले भी थे। ये जब से कैपिटलिज्म इतनी पीक पे आया ना, तब हमने सेलिब्रिटी बना दिए, वरना कभी भी पैसों वाला बंदा हीरो नहीं था। कारून बिलियनियर था, विलन हो गया। कोई बच्चे का नाम रख के दिखाए कारून, बिल्कुल। अगर स्टीव जॉब नाम रखने में कोई मसला नहीं। बिल्कुल। ये पहले स्कॉलर्स सेलिब्रिटी होते थे, क्योंकि फलसफा कैपिटलिज्म का नहीं था। एंटरटेनर चले मान लेता हूँ, 2 नंबर थे ना, रक्कासाएं होती थी जो उस वक्त के एंटरटेनर से डांसर थी, वो सेलिब्रिटी होते होंगे, ठीक है। इज्जत उनकी कोई नहीं थी। सेलिब्रिटी का मतलब है कि वायरल होती थी उनकी। सही। ये बिल गेट्स कैसे सेलिब्रिटी हो गया? ऐसा क्या किया उसने? सही। 82 बिलियन डॉलर इकट्ठा करके एक बैंक में जमा कर लिए। इससे बड़ा क्या गुनाह होना है? कितने तू खा लेगा यार? तू रोज जो मर्जी भी कर ले, दुनिया की सब चीजें भी खरीद ले, तूने इतना सारा पैसा बाकी का छोड़ दिया जो कि स्टैग्नेंट जाया होगा। मगर अब उसको समझ आ गई इस बात की, शऊर की सतह पे तो पता चल ही जाता ना, पैसे आने के बाद पता चलता है कि कोई खास वैल्यू नहीं थी। तो उसने क्या किया, तमाम तर पैसे उसने कहा मेरे बच्चों को नहीं मिलेंगे, मैं तमाम तर पैसे चैरिटी करके जाऊंगा। सही। ठीक है। अब मैं आपसे ये बात करूँ ना कि आपका बेटा ये कह रहा है, तो आप कहेंगे इसको कुछ डॉक्टर के पास लेके जाया। बिल गेट्स को क्यों नहीं डॉक्टर के पास लेके जा रहे? जिसने कहा है कि मैं 80 बिलियन डॉलर्स चैरिटी दे के जाऊंगा, अपने बच्चों को एक पाई नहीं मिलेगी इसकी, ताकि ये ना वो सहल पसंद हो जाए। मतलब मेंटल डिसऑर्डर है ये पैसा। सही। जब आपको पैसे मिल जाते हैं ना और फेम भी मिल जाता है, तब उसकी औकात पता चलती है ना। इस्लाम पहले ही बता रहा है बगैर कितनी मेहनत की है कि आगे इस तरफ जाओगे तो एंड में आगे डिप्रेशन ही होगी। इस वक्त जितने भी बिलियनर्स हैं, जितने भी 2184 हैं रजिस्टर्ड हैं, इसलिए बता रहा हूँ, या फिर बहुत ही ज्यादा बिलियनर ना हुए तो बहुत ही करीब आ गए, उनके तमाम लोगों के यहाँ एक मर्ज कॉमन है और वो डिप्रेशन है। खुदकुशियां उनके बच्चों में कॉमन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फलसफा किस तरीके से करप्ट होता है, तो दिमाग रिएक्शन दे रहा था। इतना आसान है इस्लाम का फलसफा, हमें इतनी मेंटल हेल्थ है इसके अंदर। सही। अच्छा सर, अब सवाल ये है कि जिस तरीके से जमहूरियत एक पॉलिटिकल सिस्टम है, या आप इससे भी नीचे आएँ तो हम बैंककारी का एक सिस्टम है, तो हम इसको मजबूरी के तहत बाज़ लोग इसकी इस्लामाइजेशन कर लेते हैं। इसको कहते हैं कि इसकी कुछ चीज़ें जो हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। इसी तरह से कुछ लोग जो है वो साइकोलॉजी के इल्म को, जो उनके तजर्बात हैं बिहेवियर्स पे और इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें, वो लोग लेते तो वहाँ से ही हैं, अमेरिका से और वेस्टर्न लोगों से इल्म, लेकिन वो चूँकि ख़ुद दीन का इल्म रखते हैं ये लोग, तो वो उसको इस्लामाइज़ करते हैं और उसको जो है वो इस्लाम के हवालों के साथ उसको पेश करते हैं। तो आपके ख़्याल में ये जो काविश है, ये काविश करना दुरुस्त है या हमें जो है इससे मुकम्मल तौर पर इसको इनकार करना चाहिए? नहीं, इनकार तो नहीं, इसको उल्टा कर दें तो ठीक है। इस्लाम के इल्म के थ्रू दुनिया के कोई भी किताब, अगर इस्लाम का आपको पता है, सही, कोई भी किताब उस इल्म के करीब आने की कोशिश कर रही है तो उसको लें। सही। उन किताबों में कुरान क्यों ढूंढ रहे हैं हम? कुरान में जो किताब फिट होती है कर दें, मगर उन किताबों में कुरान ना फिट करें। बस इतनी सी बात है। अच्छा, इसी पहलू से हम बात करते हैं कि इसी बुनियाद पर एक रैकी का जो है वो दावा किया जाता है कि ये जो इल्म है ये साइंटिफिकली एक तो मतलब है कि प्रूव्ड है कि हम जो दुनिया के अंदर जो है हमारी हम जो सोचते हैं वो एक एनर्जी बनकर इस कायनात में जो है वो तहलील होता है, और उसके ज़रिए हम उस एनर्जी को हम बेशक अपने से कई 100 मील दूर लोग बैठे हुए लोगों तक पहुंचाकर उनकी जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं साइकोलॉजिकल। और ये बहुत ज़्यादा इस टाइम जो है इस तरह की एक्सरसाइज जो वो ट्रीटमेंट्स हैं वो उसके अंदर हैं, और वो करने वाले इसके लिए जो है वो साइंस के साथ साथ वो समझते हैं कि दलील देते हैं कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कुरान और सुन्नत के अंदर भी मौजूद हैं। जैसे आप सूरतें पढ़ते हैं तो वो सूरतें बेसिकली एनर्जी बनकर जो है वो आपकी हिफाजत करती हैं। तो इसी तरीके से जो हम जादू होता है, तो जादू भी बेसिकली जो है वो बुरे ख़यालात जो है एनर्जी बनकर आपको एक नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये इस तरह की फ़िलासफ़ी वो पेश कर रहे हैं जो कि मतलब बतौर दीन के तालिब इल्म हमें ना सलफ़ सालेहीन से मिलता है, ना कुरान में मिलता है, ना हदीस में ऐसी कोई चीज़ मिलती है। लेकिन मैं आपसे साइंटिफिकली पूछना चाहता हूँ कि क्या ये बातें, ये जो चीज़ें हैं ये दुरुस्त हैं,
और इस्लामी फ़िलासफ़ी के हवाले से भी इसमें क्या आप समझते हैं कि कहाँ पर ये टकराते दो चीज़ें हैं, एक तो रेकी हो या NLP हो, इनको सूडो साइंस में डिक्लेयर किया गया। साइंटिस्ट इसको नहीं मानते, इसका लफ्ज़ है बकायदा। सूडो साइंसिस का मतलब है कि ऐसी चीज़ जो कि अपने आप को साइंस प्रूव करने की कोशिश करी, हुई नहीं है। बड़ी तकलीफ हुई है न्यूरो NLP के बानी बेचारे को, अभी भी लगा हुआ है रोज़ एक नई तकलीफ में उठता है बेचारा के। अब तो नहीं, खैर 1970 की बात है, मगर जिस बंदे ने NLP शुरू की थी ना, उसी वक्त रिजेक्ट हो गई थी। फिर 13-14 जर्नल्स दोबारा से पब्लिश हुए, लड़ाई हुई थोड़ी बहुत, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सर NLP है क्या, थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दें। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होती है कि मैं आपको अपने अल्फाज के थ्रू, कुछ ऐसे जोन्स हैं मेरे सामने, उन जोन्स के थ्रू मैं तशखीस करूँ कि कहाँ पे आपकी एंट्री पॉइंट है और आपके बिहेवियर को मैंने कैसे चेंज करना है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरी बात के ताबे आना शुरू हो गए हैं और आप अपना बिहेवियर सही करना शुरू हो गए, जो मैं समझता हूँ सही है गलत है। तो बेसिकली वही एनर्जी जोन्स ही हैं सर। तो द रियल क्वेश्चन इज़ कि साइंस का लफ्ज़ इस्तेमाल करना ही यहाँ पे खुराफात में आएगा। ये साइंस में तो ये चीज़ें नहीं है। साइंस को मैंने अभी आपको बताया, साइकियाट्रिक एंड साइकोलॉजिकल दोनों कॉन्स्ट्रक्ट्स जो है ना, वो बड़े मुस्तनद हैं। साइकोलॉजी को भी उन्होंने अभी साइंस नहीं माना, इसको सोशल साइंस कह दिया। सही। आप साइकोलॉजी को नहीं मान रहे हो, जो कि प्योर एक्सपेरिमेंटेशन और क्लिनिक्स में हो रही है सारे काम, अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं साल के। आप इसको साइंस कैसे कह सकते हैं? सही। साइंस वाले बताएंगे ना साइंस क्या है, मैं कह दूं कि मेरी एक साइंटिफिक थ्योरी है, और तो कहीं ना कहीं मुझे एक्रेडिटेशन चाहिए होगी उसकी। ये दोनों टोटली डिस्क्रेडिटेड फील्ड्स हैं, कहीं पे भी इनको एक्रेडिटेशन मिली है। सूडो साइंस कहते हैं लोग, आप क्या करें, बहुत शौकीन लोग हैं, अपने अपने तजर्बे कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि साइंटिफिक हो गए वो। APA के जर्नल्स में कभी भी रेकी या NLP को रिडिक्यूल के अलावा कुछ नहीं मिला। इतना रिडिक्यूल होता है इनका कि आपको मैं बता भी नहीं सकता। रिडिक्यूल मतलब उन पर रद्द तज़हीक होती है, तज़हीक बकायदा मजाक उड़ाया जाता है इनका। सही सही। तो इसकी कोई वो साइंटिफिक जो है वो साइंस का लफ्ज़ नहीं है। हाँ, वैसे एक सुपरस्टिशियस कह सकते हैं इसको, कि उसको मेटाफिजिक्स के अंदर ना ज़बरदस्ती ऐसी चीज़ों को डाल दिया जाता है कि एनर्जी का एक जोन है जो आपके इर्द गिर्द है और एक मेरे इर्द गिर्द है, हम दोनों के एनर्जी के जोन टकराई जा रहे हैं। तो जैसे ही मैं अपने दिल को खोलूँगा और ऐसे अल्फाज का चुनाव करूँगा और पॉजिटिव चीज़ें सोचूंगा, तो आपके जोन के अंदर दरवाजे खुल जाएंगे और फिर मेरा जो है ना तरसील हो जाएगी मेरे तमाम तर मैसेजेस की, और मैं जो चाहूँगा आपको आपके अंदर सोच वो डाल सकूँगा। सही। मेरी स्टोन से ऐसे लग रहा है जैसे मैं उनकी तस्दीक कर रहा हूँ, मगर साइंटिफिक कहने वाले की फिर तस्दीक होनी चाहिए। आप बेशक उसको जो मर्जी नाम दें, साइंस का नाम क्यों दे रहे हैं? साइंस ने मेटाफिजिक्स को किसी वजह से मेटाफिजिक्स कहा है, फिजिक्स नहीं कहा। हमारे जैसे हम कहते हैं सोल का कॉन्सेप्ट। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मैं कह दूँ, अगर वो दीनी तरीके से कुरान से कुछ साबित करना चाह रहे हैं तो वो साइंस तो वैसे ही नहीं है ना। कुरान एक साइंस की किताब नहीं है। सही। साइंस भी है कुरान में, और भी बड़ी चीज़ें हैं। तो आप कुरान पाक के थ्रू कहें हाँ जी ये कोई ऐसा मामला है जो कि सहाबा से प्रूव कर दिया है, कुरान से प्रूव कर दिया है, सुन्नत से प्रूव कर दिया, तो ठीक है, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। दिखाएं ना फिर प्रूफ। सही। मुझे भी तो चाहिए। मैं ज़्यादा साइंस से भी ज़्यादा मानूंगा आपको। बाहर में गई APA, मैं उसी वक्त कहूँगा कि लाओ मैंने भी करनी है। तो वो फिर अब वो जो है ना जिन्नों की ट्रीटमेंट रुकिया के थ्रू या और क्या होता है, बहरहाल वो भी एक सोती है ना, कुरान पाक की आयतें पढ़ते हैं और असर डालते हैं। मैंने जब रेकी सुना तो मैं थी, इन्होंने वो उसको मैं किसी ने मिस प्रोनाउंस किया। बाद में मुझे पता चला कि फिर मुझे पढ़नी पड़ी कि रेकी में कर क्या रहे हैं। नहीं, रुकिया नहीं, रेकी एक अलग से है ना। तो रुकिया में तो कहता अल्लाह का कलाम पढ़ना शुरू कर देते हैं वो लोग, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कहते हैं बस अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम यार। सही। तो मैं तो खैर रुकिया की एक मतलब एक अटेंड की हुई है एक सेशन, जिसमें कुछ लोगों के साथ वाकई कोई अजीबोगरीब से मामला शुरू हो गए थे। एंड दे सेड आप लोग निकलें, जिनके साथ मसला था वो पकड़े गए हैं, आपको तो आयत सुन के कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ तो है। बेसिकली वो दुआ होती है अल्लाह ताला से। जी जी बिल्कुल। बहरहाल वो एक अलग बहस है ना कि रुकिया क्या करते हैं। जो रेकी है वो तो इस लेवल पे जा चुकी है आपके रेकी वाले, अब थॉट प्रोसेस के थ्रू अल्लाह के नबी अलैहि सलाम से डायरेक्ट मशवरे मशावरत करके दिन दहाड़े
औरतें मर्दों को, मर्द औरतों को बिठा के फिर कहते हैं हम ज़ियारतें कराते हैं और डायरेक्ट नबी से पूछेंगे। और ये हालात भी हुए हैं। तो भाई साइंस तो ना कहीं ना इसको, आप इसको दीन की बातें कर रहे हैं तो कह लें, बहस हो जाएगी, हम इल्मी मसला है, कर लेंगे आपसे बहस। मगर साइंस की बात करेंगे तो फिर लाएं, फिर मुझे दिखाएं, एम्पेरिकल एविडेंसेस बताएं, कौन सी जगह पे कहाँ पे आपको डिग्री और सर्टिफिकेट मिला है कि साइंस है। दुरुस्त, सही। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक दो बातें करके हम ख़त्म करते हैं। एक ये कि एक कॉन्सेप्ट बच्चे के बारे में ये दिया जाता है कि बच्चों को जो है सख्ती बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और बच्चे को जो है, बच्चे का मुझे वो बताएं उम्र कितनी? 4 साल से लेकर जो है वो बालिग होने तक की जो उम्र है, 13 साल तक। 13 साल तक। इस उम्र में जो बच्चा है उसको आपको डांटना नहीं चाहिए और उसे मजबूर नहीं करना चाहिए किसी इल्म को याद करने पर, जैसे कुरान हिफ्ज़ है या कुछ भी है। बच्चे को आप जो है वो आज़ादी दें और उसके साथ जो है जैसे वो रहना चाहता है वैसे ही उसको चलने दें, उसको ख़ुद ग्रोथ करने दें। तो इसको आप क्या समझते हैं कि ये इसके पीछे जो साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजी में तो इसको तो छोड़ दें, साइकोलॉजिस्ट को तो ये जरूरत नहीं होती कि वो इस मामले के ऊपर किसी भी किस्म का कोई फैसला करें। सही। साइकियाट्रिक एक्चुअली न्यूरोबायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में आपको बता देता हूँ कि ब्रेन की जो कुछ स्टेजेस होती हैं वो नज़र आ गई ना, अब तो ब्रेन तो हमें पता है किस स्टेजेस से गुजर होता है। तो 7वें साल तक एक ऐसी स्टेज आती है, ठीक है, 8 साल समझ लें आप, सेफ जोन जो है 8वें साल तक उसके दिमाग के कुछ ऐसे कंपार्टमेंट्स हैं जो बने ही नहीं हुए अभी। आखिरी कंपार्टमेंट उनका 12वें साल में ही बनता है, ये फ्रंटल कॉर्टेक्स। और जिस पे अल्लाह ने कहा ना कि आसमान से जंजीर लटकेगी, तुम्हारे माथों पे तोक लगे होंगे। असल में ये माथे पे जो तोक है ना, वो यहाँ से फैसले करते थे ना, तो ये इसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये 12वें साल में बनता है। तो यहाँ से उन्होंने शायद कोई एक रिवर्स इंजीनियर किया कि 12वें साल से पहले कुछ ना कहना। देखें, सज़ा और जज़ा का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये इंसान के अंदर वैसे ही है। सही। ये किसी ट्रेनर की या टीचर की या माँ बाप को बताने की ज़रूरत नहीं होती। बच्चे के अंदर एक बैलेंस है, अल्लाह ताला ने पैदा किया हुआ है कि गलत काम करते वक्त वो एक्सपेक्ट करता है कि इसकी सज़ा मिलेगी, दी जाए इसकी सज़ा। सही। और गलती के ऊपर उसको जब सज़ा मिलती है तो जितना मर्जी सटपटाए वो, उसके अंदर अदल का मीटर हिलता नहीं है। वो उसको पता होता है मेरे साथ ठीक हुआ है। सही। समझ रहे? ये छोटे बच्चे की बात बता रहा हूँ, बड़ों को तो जाहिर है ये बात पता ही होती है। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि 7वें साल तक फिजिकल सज़ा की बजाय फिजिकल सज़ा नहीं देनी, क्योंकि उसका दिमाग ही नहीं बना हुआ, बेचारे का कसूर ही क्या है। सही। मगर मजबूर तो आपने करना कैसे? इन्फ्लुएंस के थ्रू उस बच्चे को इन्फ्लुएंस करें। सही। आप नेकी पे भी मजबूरी होते हैं ना जी। किसी को इनाम देना मजबूरी है कि मैं तुम्हें ये करोगे तो इनाम दे दूंगा। अब आपने उसको इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। सही। अब उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है। सो बेसिकली आप बिहाइंड द कैमरा सियासत कर रहे हैं ना, तो फिर मजबूरी कर रहे हैं ना उसको आप। तो मजबूर तो आप करेंगे बच्चे को, आपकी वैल्यूज के अंदर आना शुरू हो जाए, उसके अंदर एक एहसास हो। लेकिन साइकोलॉजी में हो या साइकाइट्रिक मेडिसिन में हो, बेसिक फ़लसफ़े का मीटर जो है ना, वो जो करप्ट करेगा वो 2 नंबर है। और वो क्या कि गलत काम सज़ा का मुस्तहिक है और ठीक काम जज़ा का मुस्तहिक है। अल्लाह ने जब मीटर दे दिया सज़ा और जज़ा का, और हमारे अंदर फिट करके अल्लाह ने कहा कि मैंने तुझे अपने नफ्स पे ही पैदा किया है, इस बारे में ना रही कि तुझे सवाल नहीं होगा। अब तू यहूदी बने या नसरानी, ये एक बात की बहस है। सवाल तेरे से होगा कि तूने तो दिया था ये मीटर। तो ये हर बच्चे के अंदर है। अब रही बात 12वें साल तक हाथ नहीं लगाना उसको, तो ये तो फिर एक नई कोई एक तोजी है जो खुद ही किसी ने निकाल ली है। 8वें साल तक 7वें साल तक जब अल्लाह ने कह दिया ना कि इससे सवाल नहीं होना, तो फिर हमने भी वो वाले सवाल, मतलब जब सवाल नहीं होना, जब अल्लाह जहाँ पे सज़ा नहीं देता, हम क्यों सज़ा दें उसको? बिल्कुल ठीक। मगर मजबूर, इन्फ्लुएंस, परसुएड, कन्विंस, ये काम करने की कोई एज नहीं होती। वो आप प्यार मोहब्बत से कन्विंस ही करेंगे उसको फिजिकली, लेकिन अब्यूज़ आप इसलिए नहीं करेंगे। अल्लाह ने नहीं कुछ को करना, हम क्यों कर रहे हैं? उसको एज अ पेशेंट ट्रीट करें। और अल्लाह क्यों नहीं कर रहे? जब अल्लाह को पता है ना, मशीन तो अल्लाह ने बनाई है, अभी इसके वो हिस्से ही नहीं बने हुए जिसे वो रैशनलाइज करेगा बात को। तो एक और काम भी नहीं करना आपने, उसको दीन भी नहीं सिखाना 7वें साल से पहले। उसको मजहबी उमूर के ऊपर हल्की फुल्की ट्रेनिंग देंगे। उसको फलसफा नहीं सिखा सकते। उसका वो फ्रंटल कॉर्टेक्स बनेगा तो फलसफा समझ आएगा, क्यों का सेंटर है ये। वो 13वें साल के बाद शुरू होगा। तो 7 और 13 के बीच में एक विंडो रह जाती है बस, कि उस दौरान क्या करें। इससे पहले वो पेशेंट है, 7 के बाद अब वो आगे आए कि अब उसके बाकी के हिस्से बन गए हैं, तो उसको फिर
ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे, टीचिंग नहीं ट्रेनिंग। सही। कि अब आप अपने मोमेंटम बनाओ, आदतें बनाओ, इसको हैबिट, ये जो हैबिट कहते हैं कि जो हैबिट्स इसकी इस वक्त बनेंगी, दिमाग उसी तरह की हैबिट्स के जो कंपार्टमेंट्स है ना वो एक्सपेक्टेशन में ले आएगा कि ये तो मैंने करना है। जिसको बच्चे को बचपन से फजर की आदत होती है ना, वो अलार्म क्लॉक नहीं चाहिए होती उसको, क्योंकि उसकी बचपन में हैबिट क्रिएट हो चुकी है। दिमाग अंदर से टाइमर ऑन रख लेता है। सही। उसको जितनी नींद बचपन से ट्रेनिंग में मिली हुई उतनी नींद करता है। तो 7 साल से कम के बच्चे को स्कूल भेजना गुनाह कबीरा में से, मेरे ख्याल से। उस बेचारे का कसूर क्या है? मतलब एक उसकी टांगे बनी हुई नहीं, उसको रेस खिलाई जा रहे हैं आप, उसको टांगे तो बन जाने तो पहले। दूसरी बात, स्कूल वाले कभी भी उस तरीके की जो शफकत और जिस तरीके की क्लोजनेस माँ दे और बाप दे सकते हैं, वो माँ टीचर बेचारी दे नहीं सकती। उसके पास 50 बच्चे हैं, किस किस की माँ बने वो? और उसने भी करिकुलम और लेसन प्लान और सिलेबस और पर्चे क्विज़ भी लेनी है, तो डंडा हाथ में रखना पड़ेगा उसको। 50 बच्चे ऐसे नहीं कंट्रोल होते, बकरियां नहीं कंट्रोल होती, तो इंसान दिमाग वाले हैं। सही। ठीक है। तो ये उस बच्चों के साथ जाती है कि उनको 7वें साल से पहले हम किसी ऐसे मामले में डाल देंगे जिसमें वो बेचारे टेस्ट होना शुरू हो जाए। 7वें साल से पहले मरीज है वो, 10 बजे उठता है, 12 बजे उठता है दिन के, सोते रहने दें। जितना सोएगा उतना दिमाग क्रिएट हो रहा है उसका, जितना ज़्यादा उठ के जब भागेगा उतना ज़्यादा दिमाग क्रिएट हो रहा है उसका। तो ये 2 काम है, सोए भागे, सोए थके भाग के थक जाए सो जाए, उठे भाग के थक जाए सो जाए। उस दौरान जितना भी उसका नॉर्मल भूख है उतना ही खाना खिलाएं उसको। वो फार्मी मुर्गे की तरह उसको फुलाएं मत। सही। तो जितना वो पतला है, जितना वो मोटा है, जितना जैसा है, उसको उसकी नॉर्मल भूख के दौरान जब ज़बरदस्ती माँ को भूख लगती है तो बच्चे को भी खाना खिला रही होती है। अरे माँ उठ गई है तो बच्चा भी उठेगा। माँ को नींद आई है, बच्चे को थकियाँ दी जा रही है, वो बच्चा घूर रहा है वो दुनिया को, मगर उसको खिलाया जा रहा है कि सो जब उसने सुना है तब उससे 7वें साल से पहले, 7वें और 12वें साल में अब उसकी ट्रेनिंग की एज शुरू हो गई है। क्या आदतें बनाओ उसकी, आदतें बन रही होंगी उसकी, तो वो आगे जाके उसको भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब वो सही काम की तरफ जाएगा तो उसको सुस्ती नहीं आएगी, उसको इस तरह के मामलात में दिक्कत नहीं होगी। जिस्म है ना, ये तो जिस्म की एक रूटीन बन चुकी हुई है। तो 12वें साल के बाद लेकिन जो दिल चाहता है आप फ़लसफ़ा सिखाएं उसको, उसको जो मर्जी, मैथ सिखाएं, इकोनॉमिक्स सिखाएं, जो मर्जी सिखाएं। अब हम इतने ज़्यादा एक कमर्शियल सिस्टम में है कि 12वें साल के बच्चे को अगर मैंने फ़लसफ़ा सिखा दिया तो उसके तो धुएं निकल जाएंगे, क्योंकि अभी तो वो नेचुरल साइंस की क्लास 1 में होता है 12वें साल में। उसको तो कुछ सिखाते ही नहीं, क्योंकि हमने वो हर साल में वो सब्जेक्ट ड्रैग कर करके ना उसके पैसे लेने होते हैं। तो वो जो कोर्स 3 साल का था ना, वो 20-20 साल में किया होता हमने। तो वो 12वें साल में तो उस बेचारे को क्या समझ आएगी? तो ये माँ बाप की जरूरत को ट्रेनिंग होती है कि 7वें साल से वो बेस बनाना शुरू कर दें बेसिक्स की, कि 12वें 13वें साल में चले, 14वें साल में बहुत स्लो हुआ है। अब आपको इतने हार्ड कोर सब्जेक्ट्स मिलेंगे जिसमें एस्ट्रोफिज़िक्स होगी, जिसमें पॉलिटिकल साइंस होगी, जिसमें दीनियात होंगी, खाली इस्लामियात नहीं होंगी, दीनियात होंगी। ईमानियात तो मैं बचपन से सिखाता आ रहा हूँ उसको। अब उसको फिर रमूज मिलेंगे कि अंदर आज तुझे अब खोल के बताऊं कि दुनिया है क्या, कायनात और तेरा कनेक्शन क्या है, उसके ऊपर अल्लाह का अर्श कैसे तुझे, तूने किधर सजदा करना जाके। ये 14वें साल के बाद खुलेआम उसको बताएं, क्योंकि अब अल्लाह ताला ने वो मशीन पूरी कर दी हुई है। अगला वाक़या जब होना है दिमाग के साथ, वो आखिरी वाक़या होना 40वें साल में, उसका तो वेट नहीं कर सकते ना। तो 40वें साल में तो एक ऐसा वाक़या होता है दिमाग के साथ कि वो इंसान डायरेक्ट अपने आप को कायनात के मेन फ्रेम से कनेक्ट कर लेता है। जो मर्जी इंसान हो, उसको दुनिया के अंदर वो लज़्ज़त ख़त्म होना शुरू होती है अगर वो उस तरफ नहीं जा रहा तो, या फिर वो बिल्कुल ही बिदक जाता है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा ना, जिसको 40वें साल तक हिदायत नहीं मिली अपनी फिर नहीं मिलेगी। तो ये मामला, ये ब्रेन स्टेजेस जो है ना, ये पता होनी चाहिए। पहली स्टेज जो है पहले साल ख़त्म हो जाती है, दूसरी स्टेज तीसरे साल ख़त्म हो जाती है, चौथी 7वें साल, 5वीं 12वें साल, छठी 40वें साल। सही। तो शुक्रिया साहिल भाई, अल्लाह शुक्रिया।